प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत है कृष्णचंद्र रचित एक गधे की आत्मकथा का अगला हिस्सा। अब तक आपने सुना कि एक बोलने वाला गधा रामू धोबी के मरने के बाद उसके परिवार की सहायता के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जा पहुंचा। अब आगे। पंडित जी मुस्कुराए, बोले, मैंने सोचा था तुम तो मेरा इंटरव्यू लोगे, मालूम होता तुम इंटरव्यू लेने नहीं देने आए हो। मैं घबराकर चुप हो गया। बात सच कही थी उन्होंने। मुझे चुप देखकर बोले, नहीं कहो कहो, मैं तो हमेशा से विद्यार्थी रहा हूँ, मैं तो एक गधे से भी कुछ न कुछ सीख सकता हूँ। मैंने कहा, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, सूरज के सामने चिराग क्या जलेगा। लेकिन मैं चूंकि एक गरीब आदमी का गरीब गधा हूँ, जीवन भर भूख का शिकार रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जो दर्द आपके दिल में मौजूद है वह हमारी दशा को, हमारी प्रतिदिन की दशा को देखकर ही आपके दिल में पैदा होता है। इसलिए जो बात आप कहते हैं वह मानो हमारे दिल से निकलती है। लेकिन मुसीबत यह है कि आपकी और हमारे बीच जो बाड़ लगाई गई है, जो मशीनरी खड़ी की गई है, वह अत्यंत प्रतिक्रियावादी, मंद गति से चलने वाली, बल्कि प्रायः आपकी अवज्ञा करने वाली। इसलिए इस मशीनरी के भीतर जो शक्तियाँ काम करती है वे हमारे विचार की विरोधी है। अब तक जो काम होता है वह आपके भय से होता है। मुझे भय है कि जब आप हमारे बीच न होंगे उस समय यह भय भी न रहेगा और वे लोग अपनी मनमानी कर गुजरेंगे। इसलिए अभी से इसके लिए प्रबंध न किया गया। तुम्हारा मतलब मेरे साथियों से है? मैंने कहा, जो साथी आपके लिए और जो आपकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं, वे आयु में और नेतृत्व में आपसे भी बहुत बूढ़े हैं और शायद आपसे बहुत पहले भुगत जाएंगे। मगर मेरा मतलब उन लोगों से नहीं, मेरा मतलब एक संगठित राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से है। केवल ऐसी सरकार की आगामी 20-30 वर्ष में भारत को आगे ले जा सकती है, जिसमें पूरे का पूरा राष्ट्र अपने विभिन्न वर्गों तथा तत्वों के साथ राष्ट्रीय हित तथा उन्नति के लिए सम्मिलित हो। पंडित जी ने कहा, मैं नहीं मानता कि सरकार की मशीनरी मेरा साथ नहीं देती, कोई उदाहरण दो। मैंने कहा, जितने उदाहरण चाहे ले लीजिए। आप अपनी योजना में प्राइवेट सेक्टर को कम और पब्लिक सेक्टर को अधिक रखना चाहते हैं, मगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी विदेशी धन बढ़ रहा है। जूट, चाय, बैंक धन के अतिरिक्त अभी 25 करोड़ रुपए की लागत से 2 तेल की रिफाइनरियाँ खुली है। हम उन पर पूरा कंट्रोल करेंगे। पंडित जी ने क्रोध से कहा, अगर एंग्लो ईरान कंपनी की तरह हमारा हाल हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे कंट्रोल करते करते हमारा प्रधानमंत्री भी डॉक्टर मुसद्दिक की तरह क्षीण हो जाए। तुम बिल्कुल गधे हो, पंडित जी ने क्रुद्ध होकर कहा। तुम पुराने क्लासिकल क्रांतिकारियों की सी बातें करते हो, भारत की विशेष परिस्थितियां नहीं देखते, यहाँ की जनता की विशेष मनोवृत्ति का अध्ययन नहीं करते, इनकी शांति प्रियता तथा अहिंसा के प्रति गहरे प्रेम के प्रमाण नहीं देखते। यह भारत में काम धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे समाज का ढांचा बदलेगा, धीरे धीरे राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का रूप बदलेगा, धीरे धीरे इनमें सामाजिक लचक उत्पन्न होगी, जो एक मॉडर्न समाज की विशेषता है। यह सब काम एक दिन में नहीं हो सकता। भारत में क्रांतिवादी शक्तियाँ भारत के विशेष राष्ट्रीय स्वभाव में समाकर रच बसकर ऊपर उभरेगी। बाहर का पैबंद नहीं रहेगा। मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ गधे, धीरे धीरे सब काम होगा। तब तक रामू की बीवी का क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा जिन्हें इस देश में नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, जो विवश होकर इस देश से बाहर चले जाते हैं? फिर इस देश की बढ़ती हुई बेकारी का क्या होगा? हर प्रदेश के आंकड़े देखिए। अभी थोड़े ही दिन हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया था कि उसके प्रदेश में बेकारी बढ़ गई है। मेरे पास कोई छू मंत्र नहीं है कि एक दिन में भारत की दशा बदल दूँ। ऐसी आज तक किसी देश में नहीं हुआ। 25-30 साल से पहले देश की दशा इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। हर देश का यही इतिहास कहता है, खून पसीना एक कर देने से राष्ट्रीय धन तथा शक्ति बढ़ती है। फिर मेरी पीठ पर हाथ रखकर बोले, तूने 15 मिनट से अधिक ले लिए, अब मैं जाता हूँ। मैंने कहा, पंडित जी, आपसे एक निवेदन है। संभव है इंग्लैंड में आपने गधों की सवारी की हो, लेकिन भारत में तो मैंने नहीं सुना कि आप गधे की पीठ पर सवार हुए हो। मेरा अहोभाग्य होगा अगर आप। पंडित जी ने मुझे अपना वाक्य पूरा करने नहीं दिया, उचक कर मेरी पीठ पर बैठ गए और कुछ समय तक मुझे बाग के इर्द गिर्द ऐसा दौड़ाया कि मेरी सांस फूल गई। आखिर मैंने हार मान ली।
भगवान के लिए पंडित जी अब तो उतर जाइए, मैंने बार बार कहा। वह हंसकर एकदम उतर पड़े। अब बता, मंद गति से चलने वाला कौन है? इसके बाद वह मेरी ओर मुड़े और मैंने देखा कि बरामदे में कुछ विदेशी दूत और 2-1 फोटोग्राफर टहल रहे थे और पंडित जी की गधे की सवारी करने के फोटो ले रहे थे। 2-1 सेक्रेटरी लोग बड़े परेशानी से टहल रहे थे। नेहरू जी मेरी पीठ थपका कर उधर चले गए। जाते जाते मुझसे कह गए, उस धोबिन को वह 100 का नोट जरूर दे देना। मैं बड़े गौरव से दुल्की चाल चलता हुआ पंडित जी की कोठी से बाहर निकला। क्यों न हो, आखिर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके आया था। बाहर आते ही मुझे प्रेस के नुमाइंदों और फोटोग्राफरों ने घेर लिया।